इसकी एक जो कोनिक वाली डेफिनेशन होती है वो होती है पॉइंट पी से एक फोकस एस और डायरेक्टर इसकी डिस्टेंस का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो PS बाय PF ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और इस कांस्टेंट रेशियो को बोलते हैं सेंट्रिसिटी। ठीक है, अब ये जो E है इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। मान लो कि अगर ये फोकस है जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है और ये लाइन है जिसकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स है Lx + My + n = 0, ये इसकी इक्वेशन है और पॉइंट मूविंग पॉइंट है वो x, y है। तो क्या बनेगा PS = EPM, ये हो जाएगा √(x - अल्फा होल स्क्वायर + y - बीटा होल स्क्वायर = E। EM का मतलब Lx + My + n अपॉन √L² + m²। ये डिस्टेंस आ गई पॉइंट P की डायरेक्ट्रिक्स से। इसको बोथ साइड होल स्क्वायर किया तो x - अल्फा होल स्क्वायर + y - बीटा होल स्क्वायर = E² और Lx + My + n होल स्क्वायर बाय L² + m²। तो अब ध्यान से देखिए, जैसे आप इसको स्क्वायर करोगे तो इसमें आपको कौन कौन सी टर्म मिलने वाली है? x² वाली टर्म, y² वाली टर्म, x × y वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म, ये सभी टर्म मिलेंगी। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन x एंड y। सेकंड डिग्री कर्व, ये किस की इक्वेशन हो सकती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो सकती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो सकती है जब del = 0। सर्कल की इक्वेशन हो सकती है जब del ≠ 0। पैराबोला की इक्वेशन हो सकती है जब del ≠ 0 हो। इलिप्स की इक्वेशन हो सकती है del ≠ 0 है। हाइपरबोला की इक्वेशन हो सकती है जब del ≠ 0 हो। बट इसके अंदर अलग अलग कंडीशन है। जैसे मैं बात करूं कि x² = AB है तो वो पैराबोला की इक्वेशन होती है। अगर x² < AB है तो वो इलिप्स बन जाएगा और x² < AB है तो वो हाइपरबोला हो जाएगा। ये सारी कंडीशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी कोनिक के हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स in a plane such that ratio of distances from a fixed point to fixed line is always constant। ये इसकी डेफिनेशन होती है। एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो इस तरह से मूव कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट है। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो होगा कितना? <<1। अगर ये 1 होगा तो ये पैराबोला बन जाएगा, <<1 है तो इलिप्स बन जाएगा, <<1 है तो हाइपरबोला हो जाएगा, 0 है तो सर्कल बन जाएगा, इंफिनिटी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये आ गई आपकी डेफिनेशन किसकी? कोनिक के अकॉर्डिंग इलिप्स की। अब आप लोगों में से किसी को डाउट है क्या? ये जितना एक्सप्लेन किया है इधर इस स्टेप तक किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट है? यस और नो?
नो डाउट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक ये क्वेश्चन करके बताइए। ये क्वेश्चन करके बताएं। इफ द इक्वेशन 5x minus 1 whole square equal to plus 5y minus 2 whole square equal to lambda square minus 2 lambda plus 1 into 3x plus 4y minus 1 whole square represent reliefs then find the value of lambda. Find the value of lambda. चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। देखिए इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन निकालता हूँ ये बनेगा x माइनस 1/5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2/5 होल स्क्वायर। इन दोनों में से 5 कॉमन निकाला मतलब बाहर आके वो 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा इक्वल टू इसको लिखा मैंने लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर और ये हुआ 3x प्लस 4y माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये जो 25 था उसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और उसको इस तरह से लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये है आपका 25। तो देखिए क्या है x माइनस 1/5 y माइनस 2/5 माइनस 1/5 तो ये हो जाएगा 1/5 2/5। ये एक पॉइंट है फोकस, ये आपका फोकस आ गया फोकस और एक पॉइंट x, y ये रहा, इसकी इससे डिस्टेंस ये रही वो डिस्टेंस और इसी पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस लाइन है ये 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे डिस्टेंस का रेशियो है लैम्डा माइनस 1, ये रेशियो आ गया। तो जो रेशियो आया है e लैम्डा माइनस 1। अब आपको पता है कि रेशियो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो लैम्डा माइनस 1 इज लेस देन 1 then lambda is less than 2। तो lambda की वैल्यू है वो less than 2 लेकिन कहाँ तक 0 नहीं हो सकती। lambda की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि lambda की वैल्यू 0 होती है e नेगेटिव आ जाएगा, e नेगेटिव आते ही वो क्या बन जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरफ चला जाएगा। तो देखिए lambda माइनस 1 इज लेस देन 1, lambda इज लेस देन 2, lambda 0 से 2। एक और कंडीशन नहीं हो सकती क्या कि lambda है वो 1 नहीं हो सकता, वो स्पेशल इसी केस में क्योंकि लैम्डा 1 होते ही ये 0 हो जाएगा, जो रेशियो है इन दोनों का वो 0 हो जाएगा और रेशियो 0 होते ही वो क्या बन जाता है सर्कल बन जाता है और सर्कल बन जाता है तो आपकी ये कंडीशन एलिप्स है वो रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक
0 to 1 and 1 to 2, 0 to 1 यूनियन 1 to 2, ये लेना है। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है आप में से? नो डाउट? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया? डन? डन। देखिए मैंने आपको मॉर्निंग बताया था इलिप्स की डेफिनेशन, दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम, ये पॉइंट बी है, इसकी एक पॉइंट s1 दूसरा पॉइंट s2, इनसे डिस्टेंस का सम ps1 प्लस ps2 वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये फिजिकल डेफिनेशन बोल सकते हैं इसको इलिप्स की, ठीक है। दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम अगर कांस्टेंट रहता है, ऐसा कोई पॉइंट मूव करने वाला है, तो उस पॉइंट के लोकस को हम लोग बोलते हैं इलिप्स, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन करते हैं उसी तरह का। two circles are given such that one is completely lying inside the other. Without touching it. Without touching it. Then prove that the locus of center of the variable circle which touches smaller circle externally and bigger circle internally. Internally is an ellipse. देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या गिवन है उसको ध्यान से। आपको गिवन है two circles are given such that one is completely lying inside. एक सर्कल है वो पूरी तरह से दूसरे सर्कल के अंदर है, ये एक सर्कल है, एक सर्कल जो पूरी तरह से उसके अंदर है, ये दूसरा सर्कल, ये S1 ये S2, विदाउट टचिंग, जिसको ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है।
the locus of center of the circle variable circle which touches smaller circle, इस छोटे से सर्कल को टच करता है कोई दूसरा सर्कल बाहर से और बड़े वाले सर्कल को टच करता है अंदर से, ऐसा एक वेरिएबल सर्कल है, उसके सेंटर का लोकस है वो क्या होगा वो आपसे पूछा, ठीक है। और यहाँ फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक लाइन है डायरेक्ट्रिक्स जेड एंड, ये लाइन, ये एक पॉइंट है फिक्स एस जो कि फोकस है आपका, ये पी पॉइंट है जो इस तरह से मूव करेगा, इसका इस फोकस से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस का रेशियो वो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, ऐसे अपॉन जेड इक्वल्स टू ई, तो ऐसे इक्वल टू ई जेड, ठीक है। और ई की वैल्यू लेंथ है तुम्हारा आएगी इलिप्स के केस। तो अब मैं बोलता हूँ कि ये ए पॉइंट है, बी यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से जिसका डिस्टेंस का रेशियो ए आएगा, तो ये ए क्या कर रहा है, एस और जेड, ये एस और जेड जो है पॉइंट, दो पॉइंट है परपेंडिकुलर पॉइंट है ये, इनको e:1 में डिवाइड कर रहा है ए इंटरनली। तो कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, वो पॉइंट मान लो यहाँ पे है ए डैश इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो एस ए डैश अपॉन जेड ए डैश इक्वल्स टू ई, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, एस ए डैश इक्वल टू ई जेड ए डैश। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, ये जो ए और ए डैश के बीच की डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं कुछ, कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की वो डिस्टेंस है 2a, ये 2a डिस्टेंस है, 2a डिस्टेंस है, तो इनका कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, मान लो ये सी मिड पॉइंट है, सी मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस a होगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस a होगी, ठीक है। तो अब देखिए क्या होने वाला है, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूं, ये बन जाएगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो एस ए प्लस एस ए डैश इक्वल टू ई जेड ए प्लस जेड ए डैश, ये दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट, एस ए प्लस एस ए डैश। अब एस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, एस ए को क्या लिख सकता हूं, सी ए माइनस सी एस, ऐसा लिख सकता हूं, लेकिन एस ए कितना होगा, सी, ये सी है, सी ए माइनस सी एस, सी ए माइनस सी एस प्लस एस ए डैश, ये रहा एस ए डैश, इसको लिख सकता हूं सी एस प्लस सी ए डैश, सी एस प्लस सी ए डैश इक्वल टू ई जेड ए, ये जेड से लेके ए प्लस जेड से लेके ए डैश, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, ये सी एस माइनस सी एस कैंसिल हो गया, तो 2 सी ए कितना है, सी से लेके ए तक की, ए और ए डैश की जो टोटल डिस्टेंस है वो 2a है, सी इसका मिड पॉइंट है, सी ए कितना हो जाएगा, ए और ए, ये ए और ये 2a हो गया इक्वल टू ई। हाँ अब देखिए ये कितना हो जाएगा, जेड ए को क्या लिख सकते हैं, जेड ए को सी जेड माइनस सी ए, मैंने लिखा सी जेड माइनस सी ए प्लस जेड ए डैश को क्या लिख सकते हैं, सी जेड प्लस सी ए डैश, सी जेड प्लस सी ए डैश, ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन करता हूं, मैंने लिखा एस ए प्लस एस ए डैश इक्वल टू ई जेड ए प्लस जेड ए डैश, एस ए हो जाएगा आपका एस ए सी ए माइनस सी एस, सी ए माइनस सी एस, और एस ए डैश हो जाएगा एस सी ए डैश प्लस सी एस, सी ए डैश प्लस सी एस, तो सी एस और माइनस सी एस कैंसिल हो गए,
सी ए प्लस सी ए डैश, ये दोनों तो इक्वल हो गए, ए लेंथ इधर और ए लेंथ इधर, 2a आ गया, इक्वल टू जेड ए, ये जेड ए है, इसको मैं लिख सकता हूं सी जेड माइनस ए सी, सी जेड माइनस ए सी, तो ए जेड आ जाएगा, ये लिखा। अब जेड ए डैश को क्या लिख सकता हूं, सी जेड प्लस सी ए डैश, सी जेड प्लस सी ए डैश। अब ये हो गया आपका सी ए माइनस सी ए डैश, ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स सी जेड, तो सी जेड आपका हो गया ए बाय ई, ये सी जेड, सी जेड ए बाय ई, ठीक है। दूसरा, ये तो मैंने प्लस किया था, इसमें से माइनस करता हूं तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या बनेगा देखिए, एस ए माइनस एस ए डैश इक्वल टू ई टाइम जेड ए माइनस जेड ए डैश। अब एस ए को क्या लिख सकता हूं, सी ए माइनस सी एस, एस ए को, ये एस ए है, एस ए, इसको मैं सी ए माइनस सी एस लिख सकता हूं, ये लिखा सी ए माइनस ऑफ सी एस, माइनस एस ए डैश को क्या लिखूं, एस ए डैश को सी एस प्लस सी ए डैश, सी एस प्लस सी ए डैश इक्वल टू ई। अब ये जेड ए आ गया, इस जेड ए को क्या लिखें फिर से, जेड ए को मैं लिख सकता हूं सी जेड माइनस सी ए, सी जेड माइनस सी ए माइनस जेड ए डैश, जेड ए डैश को लिखता हूं सी जेड प्लस सी ए डैश, सी जेड प्लस सी ए डैश, ठीक है। जो काम हमने इसमें किया वही काम इसमें कर दिया, मतलब जो भी रिलेशन था वो सभी रिलेशन को मैं सी एस और सी ए की फॉर्म में लेके आ गया, और इस वाले को सी जेड और सी ए की फॉर्म में ले आया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से ये सी ए और सी ए डैश कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा माइनस ऑफ 2 सी एस, माइनस ऑफ 2 सी एस, इधर बन जाएगा ई सी ए और ये माइनस सी ए, सी जेड और ये सी जेड कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ 2 टाइम सी ए, ये बन जाएगा, तो ये -2 और -2 कैंसिल हो गया, तो सी एस आपको मिल गया ई, और सी ए का मतलब ए है, ए ई, ये बन गया आपका ए ई। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाल लिए, सी से जेड की डिस्टेंस वो मिल गई ए बाई ई, और सी से एस की डिस्टेंस वो मिल गई हमको ए बी। किसी को डाउट है इस स्टेप तक, ये पूरे डेरिवेशन में किसी को डाउट है क्या, यस और नो बताओ, आप में से किसी को डाउट है, नो डाउट, हाँ 2a हमने लेट किया, a और a डैश के बीच के डिस्टेंस को हमने ये लेट किया है, ये 2a है बिल्कुल, और रिवर्स। और किसी को डाउट है, नहीं है डाउट, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। हो गया डन, स्क्रीनशॉट डन। डन, स्क्रीनशॉट हो गया। हो गया डन, स्क्रीनशॉट।
चलिए अब हमारे काम पे दो रिजल्ट मिल गए। अब हम क्या करते हैं, जो सी था ना उस सी को हम ओरिजिन पे लेके जाते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर। ये एक्स कोऑर्डिनेट ठीक है और ये वाई कोऑर्डिनेट। सी को हम यहाँ पे लेके जाते हैं 0,0 पे। तो जो एस है वो इधर कहीं होगा और ए कहीं इधर होगा। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। मैंने बताया था इस सी की ए से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है। ए और ए डैश के बीच की 2a है तो सी और ए के बीच की a होगा। तो ये डिस्टेंस अगर a है यहां से यहां तक a, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए a, 0। ठीक है, और सी सेंटर की s से डिस्टेंस है वो a ही है। तो यहां से ये डिस्टेंस a ही है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए a, 0। और सी जेड, इस सी की कोई जेड पॉइंट इधर है जेड, ये डिस्टेंस है वो a बाय e है। तो ये आ गया आपका x इक्वल टू a बाय e, उस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या किया, अभी जो भी आपको बताया था ये सी जेड और ये सी एस की जो वैल्यू हमने फाइंड की इन टर्म्स ऑफ e, उसके अंदर जो भी सी था और जो भी वो लाइन थी डायरेक्ट्रिक्स, उसको कहां लेके आ गए, सी को तो ले आ गए ओरिजिन पे और a आ गया इधर x एक्सिस पे, s आ गया x एक्सिस पे और वो लाइन थी वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर आ गई, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए कोई पॉइंट है ये पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y। तो इक्वेशन क्या थी इलिप्स की कि P की s से डिस्टेंस PS और उसके एक लाइन से डिस्टेंस PM, उसका रेशियो है वो E होगा। तो PS इक्वल टू EPM, तो PS स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर और PM का स्क्वायर। ठीक है, अब PS का मतलब क्या, इस पॉइंट के S से डिस्टेंस वो होगी x माइनस AE होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर और PM M का मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है x इक्वल टू a बाई। इस लाइन की पॉइंट से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x की जगह ये पुट कर दो x ही, y वाली कोई टर्म नहीं है इसके अंदर, माइनस a बाई e अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y का कोएफिशिएंट कोई है ही नहीं 0 उसका स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर। तो ये बन गया x माइनस ae होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर और ये बन जाएगा x माइनस a बाई e का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने काम की चीज थी जो हमने फाइंड कर ली वहां से। अब देखिए यहां से क्या बनने वाला है, इसको मैं ओपन करता हूं, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर ओपन किया तो x स्क्वायर माइनस 2a बाई ex प्लस a स्क्वायर बाई e स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करता हूं e स्क्वायर x स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर, ये माइनस 2aex और ये माइनस 2aex कैंसिल हो गया। इसको e स्क्वायर x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता हूं तो x स्क्वायर कॉमन और ये मतलब मिला 1 माइनस e स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर इक्वल टू ये a स्क्वायर इधर है और ये a स्क्वायर e स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन तो ये बना 1 माइनस e स्क्वायर। मैं 1 माइनस e स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, e स्क्वायर माइनस 1 क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इलिप्स के केस में e इज लेस देन 1 होता है तो e स्क्वायर है वो 1 से और छोटा हो जाएगा तो 1 माइनस e पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए 1 माइनस e स्क्वायर की। अब क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये जो टर्म है a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, इसको मैं b स्क्वायर लिख देता हूं तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया आपकी इलिप्स की इक्वेशन।
ये होगी आपकी इलिप्स की इक्वेशन, और ये है a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये हुआ, देखिए मल्टीप्लाई करता हूं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप अगर e ढूंढ निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको अगर ऐसा लिखोगे a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ध्यान से देखो a e क्या है, a e फोकस के कोऑर्डिनेट है जो मॉडल में बताया था, a e मतलब c, वैल्यू ऑफ e इज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन 1 होता है बेटा e इलिप्स के केस में। अब ये हो जाएगा, इसको मैं अगर c लिखूं तो a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो आपको मॉर्निंग में बताया था वही है, मॉर्निंग में बताया था इसेंट्रिसिटी e इक्वल टू c बाय a, तो c इक्वल टू a e, वही है ये। देखिए मैंने बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां से है रिलेशन, ये रहा a। अब a को हमने एक नया नाम रख दिया c, फोकस के लिए c नाम दे दिया, इसीलिए यहाँ पे आ जाता है e इक्वल टू c बाय a। तो ये मॉर्निंग वाली कंडीशन बन गई, और इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे e ढूंढना है तो क्या होगा, 1 माइनस e स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू e, और ये बन गया आपका e फाइंड करने का फॉर्मूला। ये इसेंट्रिसिटी e फाइंड करने का फॉर्मूला अगर आपको इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक है, ये थी इसकी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, इस स्टेप तक किसी को डाउट है तो पूछो, आगे इसके अंदर बहुत कुछ है। किसी को डाउट है, अतन वैल्यू ऑफ e इज लेस देन होता है इलिप्स के लिए, ग्रेटर देन होता है हाइपरबोला के लिए, और 1 होता है पैराबोला के लिए। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट। डन। तो ये जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग अब इलिप्स कर्व बनाते हैं कि कैसा बनेगा इलिप्स कर्व, इसके थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू। देखिए इक्वेशन आपको क्या मिली, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पॉइंट है एट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू जब 0 होगी तो y आपको क्या मिलेगा, देन y ये आपको मिलेगा प्लस माइनस b। ठीक है, तो इसके एक कोऑर्डिनेट तो मिल गए, 0, b और 0, माइनस हो गए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ये जो इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग इसका कर्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए x y कोऑर्डिनेट के अंदर। तो एट y इक्वल टू 0 पे आपको x जो मिलेगा वो मिलेगा प्लस माइनस a, तो आपको कोऑर्डिनेट मिले a, 0 और माइनस a, 0। एक और चीज कि यहां से अगर मैं y स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, थर्ड पॉइंट, तो क्या मिलेगा, देखिए y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा। फिर ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई बाय बी प्लस माइनस। तो यहां से आपको y मिल जाएगा प्लस माइनस b बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो 0 हो सकती है या फिर ग्रेटर देन। तो ये बन जाएगी कंडीशन कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि x की जो वैल्यू है वो -a और a के बीच में मिलेगी आपको हमेशा x की वैल्यू। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट आप फाइंड करोगे तो आपको x² मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 - y² और ठीक इसी तरह से आपको x मिल जाएगा a/b ± b² - y²। और इसके अंदर भी स्क्वायर रूट वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये बन जाएगा b² - y² is greater than equal to 0 then y² is less than equal to b²। तो y की वैल्यू जो है वो -b और +b के बीच में मिलेगी आपको हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से कितने पॉइंट समझ में आए कि x की वैल्यू 0 पे y क्या मिल रहा है, मतलब x = 0 मतलब y एक्सिस पे कौन से पॉइंट है, x एक्सिस पे कौन से पॉइंट है, x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, x को अगर आप रिप्लेस करते हो -x से, तो इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। और अगर चेंज नहीं आता x को -x से रिप्लेस करने का, इसका मतलब वो कर्व कैसा है, सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। तो ये कर्व है वो सिमेट्रिक होगा। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। 6 पॉइंट, y को अगर आपने रिप्लेस किया -y से, देखिए इसमें y की जगह आपने -y लिखा तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा है इक्वेशन के अंदर। जब इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ये सिमेट्रिक होगा, और आपने y को रिप्लेस करने पे कोई चेंज नहीं आया तो सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है, और y एक्सिस और x एक्सिस दोनों के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब आप क्या करो, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका ग्राफ बना लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना लो, उसकी इमेज यहां ले लो y के रिस्पेक्ट में, और फिर इन दोनों की इमेज ले लो x के रिस्पेक्ट में इधर, तो आपका पूरा का पूरा कर्व बन जाएगा। मतलब ये कर्व आपको बनाना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये सभी 6 पॉइंट आपको क्लियर है, सभी 6 पॉइंट आपको क्लियर है। आप में से किसी को डाउट है क्या सभी 6 पॉइंट के अंदर? किसी को भी डाउट है? यस और नो बोलो जल्दी से। नो डाउट, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम कर्व बना देते हैं, कैसा कर्व बनेगा। डन। ये कर्व बनेगा इलिप्स वाला, वो इस तरह का बनेगा। x एक्सिस पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, a, 0 और -a, 0, और y एक्सिस पे आपको 2 पॉइंट मिले 0, b और 0, -b, ये 2 पॉइंट हैं। और एक कंडीशन ये है कि x की वैल्यू है वो -a और a के बीच में रहेगी। इसका मतलब ये जो 2 लाइन बना रहा हूं मैं डॉटेड लाइन, इससे आगे कर्व नहीं जाएगा, इसके बीच में रहेगा, और इधर इससे आगे कर्व नहीं जाएगा, y एक्सिस पे वो -b और b के बीच में। ये पॉइंट हमने 2 निकाला। अब ये सिमेट्रिक है y एक्सिस और x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लेते हैं कर्व, उसकी इमेज यहां बना लेंगे और इस पूरे की इमेज यहां बना लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये बन जाएगा आपका y ± b/a² ये इक्वेशन थी। और इसमें ध्यान से देखिए, अगर मैं x की जगह a पुट करता हूं तो y 0 हो जाएगा, a पे 0, और x की जगह 0 पुट करता हूं तो y b हो जाएगा। मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू b
और मिनिमम वैल्यू 0। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, आप देखते जाइए, x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो y क्या होगा। अगर मैं x की वैल्यू a/√2 करता हूं तो कितना हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू प्लस माइनस b/a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a/√2 का स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस b/a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर बाय 2, ये a स्क्वायर का रूट प्लस माइनस b/√2 और ये a/a कैंसिल हो, b/√2 वैल्यू है। b/√2 वैल्यू जो है वो b से छोटी वैल्यू होगी और 0 से बड़ी वैल्यू। वैसे जैसे अब आप इसमें a/√2 की जगह a/2 करोगे तो वैल्यू और छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे ये x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे y की वैल्यू वो डिक्रीज होती जाएगी और यहाँ पे आते आते y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कर्व x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y डिक्रीज होता है। ठीक है, अब इसकी इमेज बना लेता हूँ इधर, तो इधर इसकी इमेज ये आएगी, ये इसकी दोनों की इमेज इधर, तो ये इस तरह का एक कर्व बनेगा। ठीक है, ये है आपका सेंटर 0,0 सेंटर, इधर फोकस AE, क्योंकि E है वो 1 से छोटी है तो A के साथ मल्टीप्लाई होकर AE है वो A से छोटा होता है, लेस देन B होता है। और ये E यहाँ पे माइनस AE, 0 AE, 0 A, 0 0, B और 0, माइनस। ठीक है, अब देखिए इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगी, इधर x इक्वल टू a/e। अब देखिए ये सिमेट्रिक कर्व है तो इधर एक फोकस है, इधर डायरेक्ट्रिक्स है तो इधर भी एक फोकस होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर भी होगी, x इक्वल टू माइनस a/e, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। इस फोकस के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स, इस फोकस के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स। अगर आप इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स को लेके अगर ये डेरिवेशन करने जाओगे तो आपको यही इक्वेशन फिर से मिलेगी। तो ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स आ गए इसकी, ये दोनों वर्टेक्स आ गए, ये दोनों फोकस आ गए, ये सेंटर आ गया, ये माइनर एक्सिस और ये मेजर एक्सिस। ठीक है, अब इसके अंदर एक डायरेक्टर सर्कल है और दूसरा एसेंट्रिक एंगल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है उसको देखो। ये इलिप्स है, x स्क्वायर ऑक्सिलरी सर्कल x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके मेजर एक्सिस को मैं डायमीटर बना के एक सर्कल ड्रॉ करूं, मेजर एक्सिस को डायमीटर बना के एक सर्कल बनाऊं तो इस सर्कल को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल ये सर्कल होता है मेजर एक्सिस को डायमीटर बनाने, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, ये आपका आ गया ऑक्सिलरी सर्कल। अब सेंट्रिक एंगल क्या होता है वो देखें। सेंट्रिक एंगल ये दो पॉइंट आपके लिए नहीं, ऑक्सिलरी सर्कल मेजर एक्सिस को डायमीटर बना के जो सर्कल बनाया गया वो। सेंट्रिक एंगल क्या होता है, मान लीजिए ये यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ये P पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इधर एक्सिस पर, x एक्सिस पर या मेजर एक्सिस पर, फिर मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ इस P को, ये ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल है थीटा इसको बोलते हैं सेंट्रिक एंगल। सेंट्रिक एंगल इस थीटा को बोलते हैं। क्या होता है ये थीटा, ऑक्सिलरी सर्कल से एक ऑक्सिलरी सर्कल के किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था मेजर एक्सिस में, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये और ऑक्सिलरी सर्कल वाला वो पॉइंट ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो ये जो एंगल बनता है वो ये सेंट्रिक एंगल। अब ध्यान से देखिए, जो सर्कल होता है उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं a cos थीटा और a sin थीटा, और यहाँ पे इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, देखिए अगर डायमीटर इसका ये है 2a तो रेडियस a हो जाएगी और सेंटर 0 0। इस सर्कल की इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो इस सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos थीटा
a sin थीटा, ये होंगे। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, x कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला नहीं, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ऑक्सिलरी सर्कल से इलिप्स पे, तो इलिप्स पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट हुआ a cos थीटा, y कोऑर्डिनेट कितना है हमें नहीं पता, लेकिन ये वाला पॉइंट इस इलिप्स पे होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह लिखता हूं a cos थीटा, तो y ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा। तो यहां पे लिखा a cos थीटा का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, देन y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, देन y इक्वल टू b sin थीटा, b sin थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए b sin थीटा, और ये आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। वो क्या है, a cos थीटा, b sin थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल, सेंट्रिक एंगल, कल इलिप्स को पूरा एक साथ, पूरे इलिप्स को एक साथ देखेंगे। इसके अंदर डबल ऑर्डिनेट, लेटर सेक्टम, ऑर्डिनेट, फोकल कॉर्ड, फोकल लेंथ, ये सारी चीजें भी है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी कर लो। ऑक्सिलरी सर्कल होता है कण, किसी भी इलिप्स के लिए जो मेजर एक्सिस होता है उसको डायमीटर बना के जो सर्कल बनाया जाता है उसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। मेजर एक्सिस को डायमीटर बना के, ठीक है। ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी के लिए इतना ही, बाकी करो।